नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल आदि एग्ज़ामों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये ITI लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो कि आप जान ही सकते हैं बार्क की वैकेंसी आ गई है। इसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अधिक पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न, जो कि टॉपिक वाइज हमने प्रश्नों को लिया है, आज के हमने डीसी जनरेटर से प्रश्नों को लिया है, जो कि ये सीरीज हम कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीन के किस भाग को बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्रश और कम्यूटेटर, ये इसका सही उत्तर है। हम इसमें बात करते हैं, जैसे डीसी मशीन के प्रचालन में ब्रश और कम्यूटेटर की बार बार मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके मध्य स्पार्किंग, घिसावट इत्यादि के कारण इनकी क्षति होती रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसे क्या होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोटर को इसके स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम एक बार फिर से डिटेल से देख लेते हैं, ताकि आपको रट जाए ये प्रश्न। किसी मोटर को प्राइम मूवर की सहायता से उसके सिंक्रोनस गति से उच्च गति से घूर्णन कराने पर वह जनरेटर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि डीसी जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या नियत होती है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली अपेक्षाकृत उच्च विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रदान करेगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि तरंग कुंडली यानी वेव वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। और हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि वेव वाइंडिंग में उच्च विद्युत वाहक बल तथा कम धारा प्राप्त होती है। यहाँ पर A बराबर Z, जो कि होता है। और लैप वाइंडिंग में दोस्तों, यहाँ पर लैप वाइंडिंग में उच्च धारा तथा कम वोल्टेज प्राप्त होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये इसका सही उत्तर है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे कि डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिचुंबकन यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेंज के नियम पर आधारित है। ये इसका सही उत्तर है। हम लेंज के नियम के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं, जैसे कि लेंज के नियम अनुसार किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। फार्मूला भी देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। वोल्टेज बराबर विद्युत वाहक बल और प्लस में आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध दिया गया है। ये इसका फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अंतःध्रुवी यानी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है यानी जुड़ी रहती है। हम बात करते हैं, जैसे कि दिक् परिवर्तक विद्युत वाहक बल यानी कम्यूटेटिंग ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है, जो कि दिया गया, अंतःध्रुव
यानी इंटरपोल या छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं तथा इन्हें मशीन के ढांचे में मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युत रोधी तारों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दुगना हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी मशीन की स्पीड दुगनी कर दी जाए तो मशीन में विद्युत वाहक बल दुगना हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ये फार्मूला होता है 5ZNP/60A, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह समीकरण सेकंड बनाएंगे, फिर दोस्तों इसे हल कर लेंगे, जहाँ की फाई जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दुगना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि हानियाँ निम्न हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीन में क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। इसमें कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसा कि डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। और डीसी मशीन के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न एसी को कम्यूटेटर तथा ब्रशों की सहायता से डीसी परिवर्तन किया जाता है, जिसे टर्मिनल पर हमें एक दिशी धारा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह ये कार्य करता है। जैसा कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, स्टेटर की संरचना डेड डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वलयाकार होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योक कहलाता है। कम क्षमता वाली मशीन हेतु ये डेड डैश का बना होता है। आप सभी को पता होगा, ये ढलवा लोहा, यानी छोटी मशीन जो होती हैं कम क्षमता वाली, उसमें ढलवा लोहा का बना होता है, जबकि जो बड़ी मशीनें होती हैं उसमें कास्ट स्टील प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे कि डीसी मशीन का बाहरी भाग योक कहलाता है और कम क्षमता की मशीन हेतु ये ढलवा लोहा का बना होता है। डिस्ट धारा यानी डीसी मशीन का ढांचा ध्रुवों के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य करता है। बड़ी मशीनों के लिए ढलवा स्टील या रोल्ड स्टील के साथ छोटी मशीनों के लिए ढलवा लोहा प्रयोग में लाए जाते हैं। ढलवा लोहे की अपेक्षा गढ़े हुए लोहे की चुंबकशीलता दुगनी होती है, लेकिन लागत अधिक होने के कारण इन्हें छोटी मशीनों में प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली डेड डैश प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसा कि डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि कुंडली स्पान पोल पिच 180 डिग्री से कम होती है तो उसे भिन्नात्मक पिच कुंडली कहते हैं। अगला प्रश्न, डीसी मशीनों में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क के केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दिक् परिवर्ती समतल यानी कम्यूटेटिंग प्लेन कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि डीसी मशीन में आर्मेचर की अक्ष और ब्रशों के संपर्क केंद्र के माध्यम से गुजरने वाला समतल दिक् परिवर्ती समतल कहलाता है। कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मशीन में उत्पन्न एसी को डीसी में परिवर्तित करके आउटपुट देता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, जिसके प्रत्येक सेगमेंट माइका से इंसुलेटेड रहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, डीसी मशीनों में आर्मेचर को वाइंडिंग में निम्नलिखित से किस पर लपेटा जाता है? दोस्तों इसमें से इसका कोई आंसर नहीं है। चलिए हम आपका
इसके मान लो इसमें आंसर बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका कहीं भी नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के स्लॉट पर लपेटा जाता है। डीसी मशीनों में आर्मेचर स्लॉट ओपन टाइप में होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कॉपर मटेरियल का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न। आर्मेचर में वाइंडिंग डेड डैश से जुड़ी हुई होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ी होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आर्मेचर में वाइंडिंग श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जुड़ी होती है। श्रेणी कुंडली जनरेटर में क्षेत्रीय कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ा जाता है तथा शंट कुंडली जनरेटर में क्षेत्र कुंडली के आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट था। अगला प्रश्न। यांत्रिक दृष्टिकारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कम्यूटेटर और ब्रूस ये यांत्रिक दृष्टिकारी होते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि ब्रूस गियर, ब्रूस पर कार्य दिक् परिवर्तक विद्युत धारा एकत्र कर बाह्य कार्य परिपथ में भेजना। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यांत्रिक दृष्टिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न। किसी डीसी मशीन में यदि पी पोलो की संख्या एन आर्मेचर स्पीड यानी आरपीएम में हो तो तब चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है PN/120। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ की एफ आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, पी पोल्स की संख्या को प्रदर्शित करता है, एन गति की संख्या को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न। डीसी मशीन में लव हानि निम्नलिखित में होती है। सही उत्तर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रोटर, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न जाने से पहले हम इसकी व्याख्या आपको बता देते हैं। जैसे कि आर्मेचर के लोहे कोर के रोटेशन के कारण आर्मेचर के कोर में लव हानियाँ उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि हिस्टैरिसीस और भावरधारा हानि होती हैं। हिस्टैरिसीस हानि के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हिस्टैरिसीस हानि आर्मेचर कोर को चुंबकत्व के उत्क्रमण के कारण उत्पन्न होती है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। भावरधारा हानि देख सकते हैं। भावरधारा हानि आर्मेचर कोर में इस्तेमाल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। फार्मूला देख लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लैप तथा तरंग यानी लैप या वेव वाइंडिंग इसमें प्रयोग करते हैं हम। चलिए जैसा कि डीसी मशीनों में लैप एवं वेव दोनों वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है तथा संकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग अल्टरनेटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जैसा कि दोस्तों यह मुख्य फील्ड फ्लक्स को दुर्बल बनाता है और इसे विरूपित कर देता है, ये सही है। और हम बात करते हैं यह कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग देता है, ये भी सही है। और जनरेटर के मामले में यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल को दुर्बल बनाता है, ये भी सही है। अब बात करते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है, ये आपका गलत है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जैसा कि विचुंबकन के बारे में हम बात कर लेते हैं। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित करता है तथा दुर्बल बनाता है। क्रॉस चुंबकन प्रभाव आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है, अतः विकृत कर देता है। और आगे बात करते हैं जैसा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया से जनरेटर के मामले में विद्युत वाहक बल भी दुर्बल होता है तथा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित न हो तो भी स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिकार्यता उल्टा उत्पन्न होगी, जो ब्रूसों पर अत्यधिक स्प्लिगन यानी स्पार्किंग उत्पन्न करेगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि डीसी मशीन की वाइंडिंग पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है जब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वाइंडिंग पिच बराबर पोल पिच बराबर हो, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक आर्मेचर की कुंडली
में जो दोनों साइडों यानी पक्षों के आर्मेचर कुंडली का विस्तार पोल पिच के बराबर दूरी पर होता है। डीसी मशीन की फुल पिच वाइंडिंग होती है, जो कि इसमें दोस्तों पोल पिच बराबर कॉइल पिच बराबर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकली होता है। इसमें वाइंडिंग पिच छोटा होता है पोल पिच के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है, आप सभी को पता होगा। लैप बराबर यानी समांतर पथों की संख्या, पोल्स की संख्या इसमें बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होता है। अगला प्रश्न। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डोपिंग अभिलक्षण होने चाहिए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। डीसी जनरेटर के मामले में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनीय हानि बराबर नियत हानि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस जो कि होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, डिस्टकारी जनरेटर में लैप कुंडलन यानी लैप वाइंडिंग और तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। चलिए जैसा कि दोस्तों डिस्टकारी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है तथा वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता तथा कम धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। डिस्टकारी यानी डीसी जनरेटर में क्रम विनियामक का काम क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों डिस्टकारी जनरेटर में क्रम विनियामक यानी कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करना होता है। कार्बन ब्रश धारा का संग्रहण करके कम्यूटेटर को देता है, तब कम्यूटेटर एकत्रित धारा को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न। एक डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दहन कक्ष में पानी है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, यदि किसी डीजल जनरेटर में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह दहन कक्ष में पानी होने की सूचना देता है। अगला प्रश्न। डीसी शंट जनरेटर की चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध दिखाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख सकते हैं, इसका डायग्राम आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि आज के प्रश्नों की संख्या हमने कंप्लीट की, जो कि हमने 155 प्रश्नों तक इस सीरीज में मान लो कर लिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।